और आइए सीधे रुख करेंगे हम अपने गुरुग्राम संवाददाता नीरज अंबावता का, जो कि गुरुग्राम से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीरज, लगातार हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं और खुद भी देख रहे हैं कि गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जो अगर पूरे हरियाणा की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा केसेस गुरुग्राम में ही हर रोज रिपोर्ट हो रहे हैं। जब भी 24 घंटे की बात होती है तो सबसे ज्यादा आंकड़ा गुरुग्राम का ही सामने आता है। 562 नए केस पिछले 24 घंटे में, जो पिछले दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा। तो अभी क्या स्थिति को कैसे आंका जाए गुरुग्राम में कोरोना की? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम पूरे प्रदेश भर में कोरोना के मामलों में नंबर 1 है। और जब भी 24 घंटे का जिक्र, जैसा कि आपने भी बताया, तो 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो भी गुरुग्राम नंबर 1 पर होता है। पिछले 24 घंटे में 562 मामले सामने आए। और अगर इन मामलों को हम समझने की कोशिश करें तो इस एंगल से समझेंगे कि जब भी मामले दिल्ली में बढ़ते हैं और पूरे जो है दिल्ली के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो दिल्ली के पूरे आंकड़ों के करीब करीब 40% जो मामले हैं वो गुरुग्राम में निकल कर आते हैं। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में अगर 100 मामले आ रहे हैं तो अकेले गुरुग्राम में जो है 40 मामले सामने आए। तो वहीं अगर दिल्ली की हम जो है कोरोना के टेस्टिंग की बात करें तो जहां तकरीबन 4000 के आसपास हर रोज दिल्ली में कोरोना के टेस्टिंग हो रही है, तो वहीं गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो 3500 3000 के आसपास टेस्टिंग हो रही है। और यही कारण है कि लगातार जब टेस्टिंग ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम में यह आंकड़ा बढ़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पिछले अगर 5 दिन की बात करें, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 562, उससे पहले 523, उससे पहले दिन की बात करें तो 404 और उससे पहले दिन 427, यानी पिछले 4-5 दिन में 2000 के आसपास ये मामले अब तक सामने आए हैं। लेकिन इसमें राहत की बात यह है कि हर रोज तकरीबन 200 से लेकर 300 लोग जो है वो हर रोज ठीक हो रहे हैं। ये एक राहत की बात जरूर है। और कुल मिलाकर एक्टिव मामलों की अगर हम गुरुग्राम में बात करते हैं तो 2200 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं, जो कि पूरे प्रदेश भर में एक तरफ अकेला गुरुग्राम है तो दूसरी तरफ पूरा प्रदेश भर के जो कोरोना के एक्टिव मामले हैं वो है। अब यहाँ देखिए, सोचने और समझने की जरूरत यह है कि हेल्थ विभाग कर क्या रहा है और इसको रोकने के लिए क्या क्या हिदायत हेल्थ विभाग की तरफ से दी गई है। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश भर में कोरोना के मामलों को लेकर जहां 100 से ज्यादा अधिक लोग इकट्ठे होते हैं वहां मास्क जरूरी कर दिया है। साथ ही साथ अब जो है हेल्थ विभाग लोगों के साथ सख्ती से भी पेश आने का जो प्लान है वो तैयार कर लिया है। साथ ही साथ अब जो सरकारी हॉस्पिटल्स है उनमें अगर किसी भी तरह का मरीज है और वो ओपीडी में जाता है तो उनके लिए अब मास्क जरूरी कर दिया है। साथ ही साथ हेल्थ विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोरोना के मामले इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, क्योंकि अभी भी लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हम रुख करना चाहेंगे, डॉक्टर साहिल मट्टू हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटरनल मेडिसिन से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्या समाचार पर। सबसे पहले आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि इस बार जो कोविड केसेस आ रहे हैं, जितने भी मरीज जो कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं, वो किन लक्षणों के साथ आ रहे हैं? इस बार के लक्षण क्या हैं? जी जी, नमस्कार। सबसे पहले तो सूर्य समाचार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस बार जो कोविड के हमें मरीज देखने को मिल रहे हैं, अमूमन वो सारे मरीज जो हैं रेस्पिरेटरी लक्षणों के साथ ही आ रहे हैं। यानी कुछ दिन का थोड़ा हल्का फुल्का बुखार, कुछ लोगों को खांसी, कुछ लोगों को खांसी में बलगम आना, वेरी रेयरली लोगों का बुखार टूट नहीं रहा है, काफी ज्यादा बुखार जो काफी दिनों तक टूट नहीं रहा है। एटिपिकल केसेस में अगर मैं बात करूं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स के साथ भी आ रहे हैं। कोविड सिर्फ रेस्पिरेटरी इलनेस नहीं है, कुछ लोग पेट में दर्द, उल्टी, दस्त के साथ भी आते हैं। हालांकि अमूमन उनमें भी हल्का बुखार पाया जाता है। तो प्रेडोमिनेंटली इस बार भी वेरिएंट माइल्डर है, बट इलनेस रेस्पिरेटरी ही है। बहुत कम केसेस में वो पेट में दर्द, उल्टी, दस्त के साथ आ रहे हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, अगर ये सब लक्षण आपको हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कितने दिन तक खिंच रहे हैं ये जो लक्षण है और बुखार कहां तक जा रहा है मरीजों का? देखिए, अगर मैं इस वे में कोविड की बात करूं तो अमूमन जो कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 to 7 डेज होता है। और ड्यूरेशन ऑफ इलनेस जो है वो 10 से 14 दिन की ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है। यानी कि आपको बुखार अमूमन 4 से 5 दिन तक रह सकता है, और नजला और खांसी वो 10 से 14 दिन तक परसिस्ट कर सकती है। लेकिन कुछ एटिपिकल केसेस में हमने देखा है इस बार लोगों की खांसी जा ही नहीं रही है, जिसको हम पोस्ट कोविड वायरल कफ बोलते हैं। वो किसी किसी केस में 3-3 महीने तक खिंच रहा है। सो प्रेडोमिनेटली आप अपने बुखार से तो ठीक हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स
सिम्टम्स तो ठीक हो जाएंगे, बट हल्की फुल्की खांसी रह सकती है, उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा कि इस बार का जो वेरिएंट है वो माइल्ड है। ये कौन सा वेरिएंट है इस बार जो लोगों पर अटैक कर रहा है? ऐसे मल्टीपल वेरिएंट्स लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। नॉर्मली अमूमन हम क्या करते हैं, तो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल जो होता है वो रैट से किया जाता है और आरटीपीसीआर से किया जाता है। सो आरटीपीसीआर अभी सिर्फ कोविड की पॉजिटिविटी डिटेक्ट करता है। स्पेसिफिक वेरिएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो ओमाइक्रॉन है, कि H1B.1 है या कोई नया वेरिएंट है, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स में टेस्ट किया जाता है, जैसे एनआईवी पुणे। सो अमूमन ये माना जा रहा है कि ये एक हाइब्रिड वेरिएंट है जो रिलैप्स होते होते धीरे धीरे अपनी सीवियरिटी को कम करता जा रहा है। ऐसे कोई स्पेसिफिक वेरिएंट देना लोगों को डरा देगा। ये कहना कि ये डेल्टा है, ये ओमाइक्रॉन है, मैक्सिमम केसेस में हम ये सिर्फ बता पाते हैं कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव है और उसको कोविड अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लेने हैं। ये बात हम जानते हैं कि जो भी ये वेरिएंट है ये बहुत माइल्ड है एंड 98-99% पेशेंट्स को इजीली रिकवरी हो जाती है और हॉस्पिटलाइजेशन भी लेस देन 5% पेशेंट्स को चाहिए होता है। बिल्कुल, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोविड के मामले में हालांकि किसी भी चीज को हल्के में लेना थोड़ा सा हल्की ही बात हो जाती है, क्योंकि जो लोग जल्दी ठीक भी हो जाते हैं उनको अक्सर बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स हो जाते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, साल साल भर तक भी खिंच जाते हैं। तो इस बार का ट्रेंड क्या है? जी बिल्कुल, देखिए इसका मतलब ये नहीं, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, पॉजिटिविटी रेट 11% है, बट इसकी विरुलेंस बहुत लो है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सावधानी ना बरतें। कोविड एक वायरल डिसऑर्डर है जो ह्यूमन जीनोम को बहुत बुरी तरह से ऑल्टर करता है। अभी भी हम इससे पूरा बाहर नहीं आए हैं। इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हमें अभी नहीं पता है जेनेटिक लेवल पर। यानी कि पिछले वेव के बाद हमने देखा कई केसेस को सडन ऑनसेट हार्ट अटैक हो गया, सडन ऑनसेट पैल्पिटेशंस हो गए, कुछ लोग जिनको शुगर नहीं थी उनको डायबिटीज हो गई, कुछ लोग जिनकी शुगर कंट्रोल थी उनकी शुगर आसमान छू गई। सो जेनेटिक लेवल पे जो इसके इफेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा है और वो करीब 2-3 साल तक खिंच सकते हैं। तो आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आवर बेस्ट बिल्कुल, सावधानी ही हमारा मकसद है डॉक्टर साहब, और इसी बात पर हमारा जोर भी है। और हमारा ये जो इस वक्त का ये जो सेगमेंट है ये इसी वजह से है, ताकि हम अपने दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सकें और उनको ये बात हम समझा सकें कि अगर वो बचकर रहेंगे तो इन आंकड़ों का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हम हर रोज खबर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि इतने मरीज पॉजिटिव हो गए। लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे और बार देखा गया कि लंग्स को डैमेज किया कोविड ने, बहुत सारी चीजों को डैमेज किया शरीर में, लेकिन लंग्स की बात सबसे ज्यादा आई जहां पर लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो ये वाला जो अभी का जो वेरिएंट है, क्या ये लंग्स को भी डैमेज कर रहा है, उस पर भी असर कर रहा है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे पार्क हॉस्पिटल पालम विहार में हम अभी कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आवर चेयरमैन डॉक्टर अजीत गुप्ता एंड आरएमडी डॉक्टर अंकित गुप्ता, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। और हमने देखा है कि सिर्फ 5% पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज होते हैं और सीटी करने की जरूरत केवल 2 से 3% पेशेंट्स में होती है। लंग इन्वॉल्वमेंट भी देखा गया है। लंग इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली कोविड में भी हो रहा है एंड वी हैव सीटी सिवियरिटी स्कोर जो कोविड की सिवियरिटी को नापता है, जो मोस्ट कॉमनली 25 में से दिया जाता था। हमारे देश में अब सभी लोग ऑलमोस्ट जानते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कोविड क्या है। एक 25 में से स्कोर दिया जाता है कि आपके लंग्स कितने इन्वॉल्व है, यानी कि 20 है तो 80% आपके लंग्स इन्वॉल्व है। इस बार जो ये सीटी इन्वॉल्वमेंट है कोविड की वो काफी कम केसेस में हो रही है। सीटी की जरूरत केवल 5% मरीजों में पड़ रही है और मॉडरेट टू सीवियर कोविड केवल एक ही मरीज में हमने अभी अपने अस्पताल में पाया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लंग इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन किस मरीज में वो बढ़ सकता है, किसी भी मरीज में वो विकराल रूप ले सकता है। तो आपको सावधानी बरतनी है, समय से डॉक्टर के पास जाना है और अपना इलाज शुरू करना है। यस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है, वृद्ध लोग या जिनको बूस्टर डोज लिए हुए काफी टाइम हो गया है या जिनको पहले कभी कोविड नहीं हुआ है, प्रेग्नेंट लेडीज और छोटे बच्चे, ये एक हाई रिस्क पॉपुलेशन है। इन सबको अपने इनको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे बात ये करना चाहती हूँ, आपने भी सीटी वैल्यू का जिक्र किया। सीटी वैल्यू तब पता चलती है जब आदमी आरटीपीसीआर करवाता है, क्योंकि अब सेल्फ टेस्टिंग किट्स भी आ गई हैं, तो बहुत सारे लोग घर पर सेल्फ टेस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपने आज टेस्ट किया, आज आप घर पर सेल्फ टेस्टिंग में पॉजिटिव आ गए, आपने कल सोचा कि चलिए अब हम आरटीपीसीआर करवा लेते हैं, अगले दिन आपने आरटीपीसीआर करवाया, वो नेगेटिव आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, सीटी वैल्यू जो मैं बता रहा था वो सीटी स्कैन की सीटी वैल्यू है। एक आरटीपीसीआर में सीटी वैल्यू आती है जिसे हम साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। जो जितनी कम होती है उतनी खराब होती है, जितनी ज्यादा होती है उतनी अच्छी होती है। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जो रैपिड एंटीजन की
प्रेडिक्टिविटी और पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है वो बहुत कम है। हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट कभी भी रिकमेंड नहीं करते। यदि आप घर पे स्क्रीन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत कम है। अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो भी आपको आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो सकता है। तो रैपिड एंटीजन तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उससे आप ना तो सावधानी बरत पाएंगे, ना कोई कोविड अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन कर पाएंगे। हाँ, यदि रैट आपका पॉजिटिव आ जाता है तो आपको आरटीपीसीआर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोविड अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लेने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, घर में रैपिड एंटीजन कर लेते हैं और वो नेगेटिव आ जाता है, और नेक्स्ट डे आरटीपीसीआर कराते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों टेस्ट की सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और एक्यूरेसी बिल्कुल अलग है। और देखा गया है कि जैसे हम कोविड के वेव में 3-3.5 साल से इवॉल्व कर रहे हैं, इन सब टेस्ट की एक्यूरेसी और कम होती जा रही है। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर स्थिति इसके ठीक उलट हो तो जिसका रैपिड एंटीजन से नेगेटिव है और आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आ रहा है, नहीं, रैपिड एंटीजन आपका पॉजिटिव है और आरटीपीसीआर नेगेटिव हो गया अगले दिन। नहीं, देखो सरकारी गाइडलाइन है कि रैपिड एंटीजन पॉजिटिव इज टू बी ट्रीटेड लाइक ए पॉजिटिव कोविड ओनली। ये समझिए आप, रैपिड एंटीजन जो एंटीजन को डिटेक्ट करता है वो आपका कोविड पॉजिटिविटी दिखाता है। एक बार ये फर्स्ट गाइडलाइन हमारे दर्शकों के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, यदि रैट पॉजिटिव आ गया तो आपको आरटीपीसीआर नहीं कराना, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। यदि आपका रैट नेगेटिव आ गया तो आपको आरटीपीसीआर जरूर कराना है। रैट पॉजिटिव और आरटीपीसीआर नेगेटिव में आपको पूरी सावधानी बरतनी है कि जैसे आपको कोविड हुआ है, क्योंकि आरटीपीसीआर में फॉल्स नेगेटिव के एरर्स होते हैं। मान लीजिए सिम्टम्स है, बुखार है, फ्लू है और लक्षण है, और आपका रैट पॉजिटिव है, लेकिन जब बंदा वो स्वैब लेने आया उसने अप्रोप्रिएट सैंपल नहीं लिया। ये एक आरटीपीसीआर का टेस्ट है जो जेनेटिक सैंपल को देखता है हमारे नेसोफेरेंजियल स्वैब से। तो इसमें यील्ड और वायरल डिटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर इनएडिक्वेट सैंपल हो, सैंपल की क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं हो, तो आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ सकता है। बिल्कुल, तो आपकी रिपोर्ट वेरी कर सकती है, लेकिन ये भी जरूरी है कि आपके लक्षण आने के आपको 4 से 5 दिन के अंदर ही टेस्ट कराना चाहिए, तभी रिपोर्ट सही लक्षण आने के बाद कुछ समय देना चाहिए। बट ऐसा देखा गया है कि सेकंड डे ऑनवर्ड्स ये टेस्ट पॉजिटिव आने शुरू हो जाते हैं। किसी मरीज में थर्ड डे, फोर्थ डे भी आने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी मरीज में हमने देखा है कि बुखार बहुत ज्यादा आता ही नहीं है, माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो लोग भी पॉजिटिव होते हैं और वो लोग दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्लू लाइक इलनेस है और आप सार्वजनिक स्थानों में जा रहे हैं, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स में आपको घर में जरूर स्क्रीन करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर साहब बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच मुझे अपने संवाददाता के पास चलना होगा, गुरुग्राम हम चलेंगे। हमारे संवाददाता नीरज अम्बावता वहाँ से हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब ने नीरज अभी वैक्सीन की बात की, हम बचाव की भी बात कर रहे हैं, बचाव पर ही अब आएंगे कि किस तरह से बचा जा सकता है, क्या सावधानियां रखी जा सकती है, उसमें वैक्सीन का एक बहुत बड़ा रोल है। ऐसे में वैक्सीन की स्थिति क्या है, क्योंकि कुछ जगहों पर देखने में ये आया कि अब क्योंकि इससे पहले वैक्सीन की जरूरत उतनी नहीं थी, तो बहुत सारी जगहों पर वैक्सीन या तो नहीं थी, उपलब्धता नहीं थी, या फिर खत्म हो गई थी। गुरुग्राम में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए हम गुरुग्राम के साथ साथ अगर पूरे प्रदेश भर की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में वैक्सीन फिलहाल नहीं है। और यही कारण है कि एक तरफ जहां लोग लगातार सरकारी अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं और हेल्थ विभाग के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो जो उनसे भी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन उनको अब जरूरी हो गई है। और जिस तरह से लगातार गुरुग्राम के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो अब लोगों की टेंशन बढ़ गई है। और जिन लोगों ने पहली और दूसरी डोज लगवा ली उनको अब बूस्टर डोज की जरूरत है, और ऐसे में अब बूस्टर डोज नहीं है। लेकिन अगर हम हेल्थ विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल वैक्सीन नहीं है, लेकिन सरकार को उन्होंने लिखित में भेजा हुआ है। और अब जल्द उम्मीद है कि जल्द ही गुरुग्राम के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में वैक्सीन जल्द आएगी तो लोगों को एक राहत मिलेगी। लेकिन इस बीच जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हेल्थ विभाग, जिला प्रशासन और सरकार की लोगों से यही अपील है कि कोरोना से अगर बचना है तो कोविड-19 के नियमों का पालन करना पड़ेगा, चाहे उसमें 2 गज की दूरी या फिर मास्क है जरूरी के नियमों की पालना करें। और इसी को देखते हुए अब गुरुग्राम, क्योंकि सबसे पूरे प्रदेश भर में नंबर 1 पर गुरुग्राम है, और ऐसे में अब जो भी ओपीडी होगी वहां अगर मास्क नहीं होगा तो उन मरीजों का इलाज नहीं होगा, या फिर उन मरीजों को डॉक्टर्स की जो टीम है वो नहीं देख पाएगी। और इनके पीछे देखिए दूसरा कारण ये भी समझना पड़ेगा कि एक तरफ तो वैक्सीन नहीं है, दूसरी तरफ लोग जो है कोविड-19 के नियमों की पालना
नहीं कर रहे, तो तीसरी तरफ प्रशासन, सरकार और हेल्थ विभाग लगातार अभी भी लोगों को समझाने के साथ साथ डराने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं कर रहा है कि हालांकि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन डराने की कोशिश इस बात की जा रही है कि लोग अभी भी अगर नहीं मानते हैं तो उन पर जुर्माना लगाने कहीं ना कहीं जरूरी हो जाएगा। और जब लोगों पर जुर्माना लगेगा तो लोग कहीं ना कहीं सावधानी बरतेंगे, और सावधानी बरतेंगे तो कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। ठीक है नीरज, चलेंगे डॉक्टर साहब के पास एक बार फिर से। डॉक्टर साहिल मट्टू जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंटरनल मेडिसिन से संबंधित हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक बड़ा सवाल लोगों के मन में यही आ रहा है कि अचानक से कोविड के केसेस इतने बढ़ कैसे गए, और दूसरी बात ये, अब जबकि वैक्सीन अभी अवेलेबल ही नहीं है, जब तक वैक्सीन आएंगी, लगेंगी, फिर इम्यूनिटी बनेगी, तब तक तो बहुत समय बीत जाएगा। तो ऐसे में क्या कुछ किया जा सकता है अपने बचाव के लिए? कैसे ये जो इसको हम वेव कह सकते हैं, हालांकि ये एक टेक्निकल विषय है वेव शब्द का इस्तेमाल करना, लेकिन जो स्पर्ट है ये, इससे कैसे बचा जाए? ये एक छोटी सी चिंगारी है जो बहुत बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, और हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इस्तेमाल करना है। मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि यदि आप सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं, सबसे पहले आप मास्क यूज करें। आप अगर N95 मास्क यूज करेंगे जहां भीड़ ज्यादा है तो बेहतर है, नहीं तो आप नॉर्मल सर्जिकल मास्क यूज करें। WHO के एक शोध के द्वारा ये देखा गया कि नॉर्मल सर्जिकल मास्क कोविड-19 में इज नॉन इंफीरियर टू N95 मास्क। वो N95 मास्क जैसा ही काम कर रहा है। तो पहली बात, सार्वजनिक स्थानों में जाने से मास्क जरूर पहने, लोगों से दूरी बनाए रखें। हमने देखा था कि जिस समय कोविड की वेव चल रही थी और लॉकडाउन बीच बीच में खुल रहा था, तो सार्वजनिक स्थानों पर कुछ क्रॉस बना दिए गए थे जहां भी लोगों की क्यू होती है, चाहे वो बैंक में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे अस्पताल में हो, देयर इज अ वेटिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। अगर आप सामने वाले व्यक्ति से 6 मीटर की डिस्टेंस बना के रखेंगे और लेस देन 15 मिनट का इंटरेक्शन रखेंगे और मास्क पहन के रहेंगे, तो इस सब से आप कोविड से जरूर बच सकते हैं। लेकिन ये तो नॉर्मल लोगों के लिए प्रिकॉशन है। जो लोग बीमार हैं, उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका एक सोशल दायित्व बनता है। कुछ लोग अपने लक्षण छुपा देते हैं, ऑफिस से या स्कूल से या अपने काम की जगह से छुट्टी नहीं लेते। यदि आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको कम से कम 2-3 दिन का रेस्ट लेना चाहिए, खुद को आइसोलेट करना चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग RT-PCR टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि यदि हम जान पाएंगे तो ही हम कोविड अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस ले पाएंगे। सबसे पहले सेफ्टी घर से शुरू होती है, उसके बाद सोसाइटी में आती है। मास्क पहनना है, हाथ धोना है, जब तक जरूरत ना पड़े सार्वजनिक स्थानों में नहीं जाना है, लोगों से दूरी बनाए रखना है, 6 फुट की दूरी, 6 मीटर की दूरी, और 15 मिनट से कम आपका कॉन्टैक्ट टाइम। 6 फीट लेस देन 15 मिनट्स, आप ये ध्यान रखिए। 6 फुट की दूरी, 15 मिनट से कम का कॉन्टैक्ट टाइम, सार्वजनिक स्थानों पे नहीं जाना है, लक्षण हो तो खुद को आइसोलेट करना है और टेस्ट कराना है। बिल्कुल, और बहुत जल्दी से ये भी बता दीजिए कि वो लोग जो बीमार हैं, जिनको सिम्टम्स हैं, जैसे ही सिम्टम्स खत्म होते हैं या रिपोर्ट नेगेटिव आती है, वो फौरन मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं? देखिए मैम, रिपोर्ट ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक तो होता है इन्फेक्टिविटी, एक इन्फेक्टिव रेट की एक इंसान दूसरे इंसान को कब तक इन्फेक्ट कर सकता है, और एक होता है रिपोर्ट की पॉजिटिविटी। सो अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा इसमें ड्रॉबैक ये है कि कोविड की पॉजिटिविटी 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक रह सकती है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है। बहुत ही छोटे से वायरस के पार्टिकल को पकड़ के ये वो कर दे, ये आपको एम्पलीफाई करके पॉजिटिव रिपोर्ट दे देगा। तो आप फीवर तो आपको अभी हुआ, बट हो सकता है 2-3 महीने बाद तक आपका RT-PCR पॉजिटिव आता रहे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2-3 महीने तक खुद को आइसोलेट कर लीजिए। सरकार ने गाइडलाइन जिसकी बदलनी है, जैसे जैसे इलनेस के फेज के थ्रू आप जाते हैं, आपकी इन्फेक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। पुराने वेव में ये था कि अगर आपकी CT वैल्यू, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू 34 के ऊपर है तो आप किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पॉजिटिव आ सकते हैं। अभी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक आपको बुखार है, तब तक, जब आपका बुखार उतर जाए उसके 72 आवर्स के बाद ही आप घर से बाहर निकले। दैट मीन्स एफिब्राइल होने के 3 दिन बाद, यानी कि बुखार, फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको चल रहे हैं, आपने नॉर्मल दवा खाई, जो भी खाया, जिस दिन आपका बुखार टूट गया उसके 3 दिन बाद तक आप खुद को आइसोलेट करें। RT-PCR दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। मास्क जरूर पहनना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और प्रिकॉशन जरूर ले लें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम पे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है जो इस चर्चा से निकल कर आई और जिसकी जानकारी तमाम लोगों को पहले भी थी, और एक बार फिर हम इस बात पर जोर देंगे कि सावधानी ही बचाव है। आपको अपने आप को सावधान रखना है,
कोरोना से बचना है और बचने के लिए देखिए आपको क्या करना है। सार्वजनिक स्थानों पर यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आपको मास्क जरूर पहनना है। छींकते और खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल से ढकना है या फिर टिश्यू से ढकना है और इस्तेमाल के तुरंत बाद इस टिश्यू को बंद डब्बे में फेंक देना है, यानी कि यूं ही कहीं नहीं डालना है आपको। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो ना जाए। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से दूरी रखें, बहुत नजदीक से किसी के संपर्क में ना आए। अपने हाथों को बार बार धोएं। बुखार, सांस लेने में कठिनाई, खांसी होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं, बिना देर किए दिखाएं। कोविड वैक्सीन का बूस्टर खुराक लें। बच्चों को भी कोरोना का टीका लगवाएं। हाथों से आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं और कोरोना के लक्षण या फ्लू के कोई भी अगर लक्षण होते हैं तो अपनी कोविड जांच जरूर करवाएं।